एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बस एक ही शब्द आता है, जीनियस। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर उनका जीनियस होना कोई रहस्यमय प्रतिभा ना होकर उनके दिमाग की बनावट से ही जुड़ा हो? क्या ये मुमकिन है कि उनके दिमाग में सच में कोई जीनियस एरिया था? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे सामने शिवा नारायण के तक्षशिला रिसर्च पेज पर प्रकाशित कुछ स्रोत हैं जो दिमाग के एक खास हिस्से की बात करते हैं जी, जिसे जीनियस एरिया कहा गया है। हम न्यूरो एनाटॉमी, कनेक्टिविटी और लर्नोग्राफी जैसे एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट को भी खंगालेंगे। हमारा मकसद ये जानना है कि ये जीनियस एरिया आखिर है क्या भला, दिमाग में ये कहाँ छिपा है, आइंस्टाइन जैसे लोगों के लिए इसने कैसे काम किया, और सबसे जरूरी सवाल, क्या इसे हर किसी में सक्रिय किया जा सकता है? बिल्कुल, क्या हम सब अपने अंदर इस एरिया को जगा सकते हैं? तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस जीनियस एरिया से। ये आखिर है क्या? मतलब कोई छोटा सा बटन है दिमाग में या कुछ और है? स्रोत क्या बताते हैं इसके बारे में? देखिए, ये कोई एक बटन नहीं है। अच्छा। ये दिमाग का एक पूरा नेटवर्क है। अच्छा, आप इसे एक तरह का क्रिएटिव जंक्शन कह सकते हैं। क्रिएटिव जंक्शन, दिलचस्प है। हाँ, जहाँ से वो बड़े बड़े मौलिक आइडियाज निकलते हैं। ये मुख्य रूप से दिमाग के पिछले और बीच के हिस्से में अच्छा, बसा हुआ है। ओके। अगर हम थोड़ी वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो इसके 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। प्रिक्यूनियस। जी, ओके। ये तीनों मिलकर हमारी कल्पना, हमारी याददाश्त और हमारी गहरी सोच को एक तरह से ताकत देते हैं। और ये सब हमें आइंस्टाइन के दिमाग के अध्ययन से ही पता चला है ना? उनके मरने के बाद जो रिसर्च हुई थी। हाँ, बिल्कुल। उसी से, उनके दिमाग के अध्ययन से जो बातें सामने आईं, वो सच में हैरान करने वाली थीं। जैसे कि क्या अनोखा मिला उसमें? पहली बात तो यही थी कि ये तीनों हिस्से जो मैंने अभी बताए, प्रीक्यूनियस, पोस्टीरियर सिंगुलेट और रेट्रोस्प्लेनियल कॉर्टेक्स, ये एक आम इंसान के दिमाग के मुकाबले साइज में बड़े थे। और सिर्फ बड़े ही नहीं, उनकी बनावट भी ज्यादा विकसित थी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली एक और बात थी। वो क्या थी? उनके दिमाग में पैराइटल ओपर्क्यूलम नाम का एक हिस्सा था ही नहीं। एक मिनट, मतलब दिमाग का एक पूरा हिस्सा गायब था? ये तो सुनने में एक कमी लगती है। ये उनके लिए फायदेमंद कैसे हो गया? बिल्कुल, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। आप इसे ऐसे देखिए, उस हिस्से के ना होने से दिमाग के 3 सबसे जरूरी हिस्सों को, जो सोचते हैं, जो देखते सुनते हैं और जो भाषा को समझते हैं, उन्हें आपस में बात करने के लिए एक शॉर्टकट मिल गया। शॉर्टकट? सीधे और तेज हो गए। कमाल है। मतलब एक कमी असल में एक सुपर पावर बन गई। और भी कुछ मिला था? हाँ, एक और बड़ी चीज थी, उनका कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, ये तो वो हिस्सा है जो दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ता है ना, लेफ्ट और राइट ब्रेन को। जी बिल्कुल, वो नसों का पुल भी एक आम इंसान के दिमाग से ज्यादा मोटा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके दिमाग का लॉजिकल साइड और क्रिएटिव साइड वो आपस में बेहतर तरीके से बात कर पाते थे। एकदम सही। हम आमतौर पर सुनते हैं ना कि कोई इंसान लेफ्ट ब्रेन वाला है या कोई राइट ब्रेन वाला। हाँ, बिल्कुल। जीनियस दिमाग में लगता है ये दीवारें टूट जाती हैं। उस मोटे पुल की वजह से उनके दिमाग के दोनों हिस्सों में जानकारी बहुत तेजी से और आसानी से आ जा सकती थी। हाँ, लॉजिक और कल्पना एक साथ काम करते थे, बिना किसी रुकावट के। पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं कि हमारा सारा लॉजिक, सारी स्मार्टनेस दिमाग के अगले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स से आती है। तो क्या ये रिसर्च उस पूरी धारणा को चुनौती दे रही है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ एक बारीक सा अंतर है। स्रोत के मुताबिक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का ऑफिस है, एक वर्क प्लेस। ऑफिस? हाँ, जहां हम बैठकर सोचते हैं, योजना बनाते हैं, रोजमर्रा के तार के काम करते हैं। लेकिन ये जीनियस एरिया, ये जो क्रिएटिव जंक्शन है, ये वो जगह है जहां सापेक्षता यानी रिलेटिविटी जैसे एकदम मौलिक और दुनिया बदल देने वाले विचार पैदा हुए। ये सिर्फ प्रोसेसिंग नहीं करता, ये सृजन करता है। मतलब ये आइडिया फैक्ट्री है। बिल्कुल, ये वो जगह है जहां कल्पना, याददाश्त और तर्क एक साथ मिलकर कुछ ऐसा बना देते हैं जो पहले कभी था ही नहीं। ठीक है, तो दिमाग के इन हिस्सों का आकार और बनावट तो समझ आ गई, लेकिन आपने कहा कि ये एक सुपर हाईवे की तरह काम करते हैं। इसका मतलब सिर्फ साइज नहीं, बल्कि ये हिस्से बाकी दिमाग से कैसे जुड़े हैं वो ज्यादा जरूरी है। यहाँ कनेक्टिविटी का असली खेल क्या है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, असली खेल कनेक्टिविटी का ही है। ये जीनियस एरिया अकेला काम नहीं करता,
स्रोत बताते हैं कि ये दिमाग के दूसरे बड़े नेटवर्कों के साथ बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है, जैसे एसोसिएशन कॉर्टेक्स, मोटर विजुअल सिस्टम और सबसे जरूरी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन। ये एक तरह का सुपर कनेक्टेड हब है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये वही नेटवर्क है ना जो तब चालू होता है जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते, जैसे बस में बैठे खिड़की से बाहर देखना या दिन में सपने देखना। हाँ, बिल्कुल वही। जब हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर होता है तब डीएमएन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अच्छा। और इस जीनियस एरिया का एक मुख्य हिस्सा पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स इसी डीएमएन का सेंट्रल कंट्रोलर है। वाह। इसी कमाल के कनेक्शन की वजह से ही दिमाग अपने अंदर ही बड़ी बड़ी चीजों की कल्पना कर पाता है, मुश्किल आइडियाज को मन में घुमा फिरा कर देख पाता है और ऐसे विचार पैदा कर पाता है जो पारंपरिक सोच से कोसों दूर हों। और शायद यहीं से वो दिलचस्प बात आती है कि जीनियस शब्दों में नहीं, छवियों में सोचता है। स्रोत में आइंस्टीन का वो मशहूर उदाहरण है कि कैसे वो प्रकाश की किरण पर सवारी करने की कल्पना करके मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझा लेते थे। हाँ, ये विजुअल स्पेशियल यानी दृश्य स्थानिक सोच का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। विजुअल स्पेशियल जी, जब आप छवियों या तस्वीरों में सोचते हैं तो आपको भाषा के नियमों में बनने की जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग सीधे चीजों की बनावट, उनकी गति और उनके बदलावों के साथ काम करता है। मतलब ये क्रिएटिविटी के लिए एक खाली कैनवस जैसा है। बिल्कुल, ये रचनात्मकता और नए ज्ञान को बनाने के लिए जमीन तैयार करता है। ये मुझे उस बात की याद दिलाता है जब हम किसी को रास्ता बताते हैं, हम अक्सर सड़क का नाम नहीं बताते बल्कि कहते हैं वो जो लाल बिल्डिंग है ना उसके पास से दाएं मुड़ना है। हाँ। हम विजुअली सोचते हैं। क्या ये उसी क्षमता का एक बहुत ही छोटा रूप है? आपने एकदम सही नस पकड़ी है। हम सब में ये क्षमता मौजूद है। आइंस्टाइन बस इसी क्षमता को क्वांटम फिजिक्स और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के स्तर पर इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा। उनके लिए किसी समस्या को देखना, उसे मन में घुमाना, उसके साथ खेलना, उसे कागज पर समीकरणों में लिखने से बहुत पहले आता था। उनकी जो प्रसिद्ध थॉट एक्सपेरिमेंट्स या विचार प्रयोग थे, हाँ, वो इसी अद्भुत क्षमता का नतीजा थे। ये सोचने का तरीका वाकई कमाल है। हाँ, लेकिन ये सुनकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आइंस्टाइन जैसे कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही बना है। क्या ये सच है, या हम जैसे आम लोग जो ज्यादातर शब्दों और लिस्ट में सोचते हैं, क्या हम भी अपने दिमाग को इस तरह सोचने के लिए ट्रेन कर सकते हैं? और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे रोमांचक हिस्सा आता है। बताइए। इसका जवाब है हाँ, हम कर सकते हैं। और इसका रास्ता दिखाता है लर्नोग्राफी नाम का एक कॉन्सेप्ट। लर्नोग्राफी, ये शब्द सुनने में नया लग रहा है। ये है क्या कोई नई पढ़ाई की तकनीक? आप इसे ज्ञान को दिमाग तक पहुंचाने का न्यूरोसाइंस कह सकती हैं। ज्ञान का न्यूरोसाइंस? जी, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीका है जिसे खास तौर पर दिमाग की इसी जीनियस एरिया को जगाने और उसे मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये हमारे स्कूलों में पढ़ाने के तरीकों से अलग है? बिल्कुल अलग है। हमारे पारंपरिक तरीके सिर्फ सुनकर या पढ़कर सीखने पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। लर्नोग्राफी इससे आगे जाती है। तो ये अलग कैसे काम करती है? इसमें ऐसा क्या खास है जो सीधे दिमाग के इन हिस्सों को टारगेट करता है? लर्नोग्राफी विजुअल लर्निंग यानी देखकर सीखने और मोटर एंगेजमेंट यानी शरीर की भागीदारी पर जोर देती है। मोटर एंगेजमेंट मतलब हाथों से कुछ करना? हाँ, बिल्कुल। इसमें कुछ खास गतिविधियां शामिल हैं, जैसे कॉन्सेप्ट मैपिंग, जिसमें आप किसी आइडिया का एक विजुअल नक्शा बनाते हैं। अच्छा, जैसे माइंड मैप्स? हाँ, कुछ वैसा ही। फिर है स्थानिक अनुक्रमण, जिसमें आप चीजों को उनके क्रम और जगह के हिसाब से व्यवस्थित करना सीखते हैं। और सबसे जरूरी, रेखा चित्रों और डायग्राम के जरिए सोचना। तो ये एक तरह से दिमाग के उस क्रिएटिव जंक्शन के लिए जिम जाने जैसा हुआ, उन खास हिस्सों की कसरत करना। बेहतरीन एनालॉजी है। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर काम करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दिमाग की बदलने की क्षमता? हाँ, दिमाग की बदलने और नए कनेक्शन बनाने की क्षमता। जब हम इन विजुअल और शारीरिक गतिविधियों को बार बार करते हैं तो हम सीधे तौर पर उन्हीं न्यूरल सर्किट्स को मजबूत करते हैं जो जीनियस सोच से जुड़े हैं। दिमाग सिर्फ जानकारी को रटना नहीं सीखता, बल्कि उसे देखना, उसके साथ खेलना और उसे नए तरीकों से समझना सीखता है। स्रोतों में ब्रेन पैच थ्योरी और ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयामों का भी जिक्र है। ये सब कैसे जुड़ा हुआ है इससे? हाँ, लर्नोग्राफी सीखने की प्रक्रिया को 7 अलग अलग आयामों या डायमेंशंस में देखती है। इनमें से जो छठा और 7वां आयाम है वो सीधे सीधे जीनियस एरिया के काम से जुड़े हैं। अच्छा, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? ये छठे और 7वें आयाम क्या है? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि छठा आयाम यानी विजुअल स्पेशियल तर्क,
इसका मतलब है किसी फर्नीचर को बिना देखे सिर्फ उसके अलग अलग हिस्सों को देखकर मन में ही उसे जोड़ लेने की क्षमता। अच्छा, या किसी शहर का नक्शा देखकर उसके रास्तों की कल्पना कर लेना। ठीक है, ये समझ आया। और सातवां आयाम? सातवां आयाम है सहज अमूर्तता। ये और भी गहरा है। इसका मतलब है गणित के किसी मुश्किल फॉर्मूले को देखकर सिर्फ उसे रटना नहीं, बल्कि ये महसूस कर लेना कि वो काम कैसे करता है, जैसे कोई संगीतकार सुरों को महसूस करता है। वाओ! लर्नरोग्राफी का मकसद इन्हीं दो क्षमताओं को हर छात्र में जगाना है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इन तकनीकों का लगातार अभ्यास करे तो वो सचमुच अपने दिमाग की भौतिक संरचना और उसके काम करने के तरीके को बदल सकता है। बिल्कुल, यही तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का जादू है। और स्रोत इसे साफ तौर पर कहते हैं, सीखना सिर्फ दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना नहीं है, वो हार्डवेयर को भी बदलता है। हाँ, वो उसके हार्डवेयर को भी बदल सकता है। अभ्यास से नए न्यूरल रास्ते बनते हैं, कनेक्शंस मजबूत होते हैं और दिमाग के कुछ हिस्से ज्यादा कुशल हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आइंस्टाइन का दिमाग सिर्फ जन्म से ही अनोखा नहीं था। बहुत संभव है। उनके लगातार सालों के गहन विचार मंथन और मानसिक प्रयोगों ने भी उसे वैसा बनाया होगा जैसा वो था। तो आज के इस गहरी पड़ताल से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि जीनियस कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक स्किल है जिसे विकसित किया जा सकता है। ये दिमाग के खास हिस्सों प्रिक्यूनियस, पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और रेट्रोस्प्लेनियल कॉर्टेक्स से जुड़ा है, जो एक सुपर कनेक्टेड नेटवर्क बनाते हैं और शब्दों के बजाय छवियों में सोचते हैं। और सबसे बड़ी, सबसे उम्मीद जगाने वाली बात यही है, आइंस्टीन का दिमाग हमें ये नहीं बताता कि हम उनके जैसे क्यों नहीं हैं, बल्कि ये दिखाता है कि हम सब अपने दिमाग के छिपे हुए विजुअल प्रोसेसर को कैसे जगा सकते हैं। लर्नोग्राफी जैसी तकनीकें जो विजुअलाइजेशन और स्थानिक तर्क पर जोर देती हैं, इस क्षमता को अनलॉक करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती हैं। तो एक तरह से ये रिसर्च हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम को एक चुनौती दे रही है। एक सीधी चुनौती। बच्चों को सिर्फ निष्क्रिय श्रोता बनाने के बजाय उन्हें सक्रिय, मस्तिष्क आधारित खोजकर्ता बनाने की। ये वाकई बहुत शक्तिशाली विचार है कि असाधारण रचनात्मकता और समस्या को सुलझाने की क्षमता, जिसे हम जीनियस कहते हैं, उसकी नींव हर दिमाग में मौजूद है। बस उसे सही तरीके से जगाने और प्रशिक्षित करने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है कि लॉरोग्राफी छात्रों को केवल बेहतर सीखने वाला ही नहीं, बल्कि छोटे शिक्षक बनने में भी मदद कर सकती है। जी। तो सोचने वाली बात यह है, अगर किसी भी ज्ञान को सिर्फ याद करने के बजाय उसे विजुअलाइज करना, उसे अपने दिमाग में एक संरचना देना और फिर उसे किसी और को सिखाने की कोशिश करना ही सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका है, तो हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में बदलने वाली सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए?